फेलियर डिफीट्स लूजर एंड फेलियर इंस्पायर द विनर्स। जी हाँ, आपकी असफलता ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाने का सबसे उचित माध्यम है। एक बार की आपको अगर घटना बताएं तो मिस्टर और मिसेस मेवाड़ का कंपटीशन हो रहा था। तो देवयानी जी कटारा जो हमारे साथ आज मौजूद है, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनका पहले ही राउंड में सिलेक्शन से वो बाहर हो गई। वजह थी उन्होंने जो परिवेश पहना था वो ग्रामीण परिवेश था। जिस एरिया से वो आती हैं उस परिवेश को उन्होंने धारण करा था और शायद बाहर से आने वाले जज उस परिवेश को समझ ना पाए और उन्हें पहले ही राउंड से उन्होंने बाहर कर दिया। ये अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर उसी को मानती है और सक्सेस की भी उसी क्षण को मानती है। आइए देवयानी जी कटारा साहब की विशेष मुलाकात कराते हैं। देवयानी जी, सबसे पहले तो बताएं कि डूंगरपुर में आपका जन्म हुआ और वहीं आपकी परवरिश भी हुई, 10th क्लास तक आपने वहीं पढ़ाई करी। माता पिता का कितना संयोग रहा और ट्राइबल एरिया था, अपने उम्र की महिलाओं को देखती थी आप या अपनी उम्र की लड़कियों को देखती होंगी, वो किस कंडीशन में थी और आप किस कंडीशन में थे, दोनों में तुलनात्मक फ़र्क भी बताएं और शुरू का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मेरे समस्त उदयपुर वासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जिस तरह से अगर मेरी लाइफ की जर्नी की बात करें तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है एक ट्राइबल एरिया से। क्योंकि मैं डूंगरपुर की निवासी हूँ। सिमलवाड़ा के पास एक गुंदी घाटा करके गाँव आता है, मैं उस गाँव की हूँ। उस गांव से निकलकर डूंगरपुर और डूंगरपुर से निकलकर उदयपुर और मुंबई तक का सफ़र और अंतर्राष्ट्रीय तक का सफ़र गई थी। 2012 में पहली बार उदयपुर में हमारे यहाँ पे कार्निवल फेस्टिवल हुआ था। चूँकि मैं CPS में पढ़ रही थी तो तब से मेरी मॉडलिंग की और एक तरह से बोल सकते हैं कि इस की पहली सीढ़ी जो बोलते हैं वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। जी, CPS स्कूल में आप आई और यहाँ से आपके शायद मॉडलिंग का ख्याल तो बचपन से आपके मन में था, क्योंकि आपकी खूबसूरती को तो पूरा शहर देखता है और आपकी खूबसूरती में कोई दो राय नहीं है, पर मॉडलिंग का ख्याल बचपन से आपके मन में था। और यहाँ पर महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, महिलाओं की शिक्षा पर भी पाबंदी है। अगर वहाँ पर सेकेंडरी स्कूल है तो उसको हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 10 किलोमीटर आगे नहीं भेजते थे, कॉलेज अगर नहीं है तो उसको कॉलेज के लिए बाहर नहीं भेजते थे। ऐसी स्थिति में आपके माता पिता ने आपके सपने को पूरा करने के लिए आपको बॉम्बे तक भेजा। उनका कितना धन्यवाद करेंगे और उनको कितने ताने बाने समाज के सुनने पड़े होंगे, इस पूरी जर्नी को बताएं। जी, अगर अपन बात करें एक ट्राइबल एरिया से, एक आदिवासी लड़की है, आदिवासी समाज से है और आदिवासी एरिया से है, तो किस तरह से मेरी शुरुआत हुई, किस तरह से कुछ चीज़ें हुई। तो बोला जाता है कि लोग हमेशा अच्छी चीज़ों को देखते हैं, आपकी सक्सेस को देखते हैं, पर आपकी सक्सेस के पीछे जो आपकी मेहनत है, जो आपके सेक्रीफाइसेस हैं, उनको कोई नहीं देखता है। जी। मैं खुद भी उस समाज, उस डूंगरपुर में रहकर मेरी चुनौती थी सबसे बड़ी कि मैं एक आदिवासी समाज से हूँ। क्योंकि हमारे वहाँ पर पहले भी और आज भी कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में है कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, लड़कियों को आप घर में ही रखें, लड़कियों को कम उम्र में शादी करवा दें, लड़कियों को सिर्फ शिक्षा की ओर करें अगर आप करते भी हैं तो। मैं जब भी टीवी देखती थी, जब मैं छोटी थी, तब मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैं भी टीवी में आऊँगी, मैं भी ऐसे करूँगी। तो चूँकि मेरे माता पिता दोनों ही टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो वो हमेशा बोलते थे कि बेटा अपन एक आदिवासी समाज से हैं, अपने समाज में कहाँ जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं होगा। तो मैं उन्हें विश्वास दिला दी कि नहीं देखना, आप मेरी ज़िद है ये और मैं ज़िद पूरी करके बताऊँगी। तो वो ज़िद की जो मेरी चीज़ें थी वो मेरी एक टीवी के द्वारा शुरू हुई, उन्हें देखते देखते मेरी शुरू हुई। और अगर आप कठिनाइयों की बात करें तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई। एक बात बताएं कि 15 से ज़्यादा आपको अवार्ड आज तक मिल चुके हैं और जिसमें अगर इस अवार्ड की बात करें तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ये टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, वैसे टीवी इंडस्ट्री के अंदर या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। 2 बार आपने इस अवार्ड को लेने से मना करा, ऐसा क्यों करा? क्योंकि
ये तो हर व्यक्ति की तमन्ना है कि मुझे ये अवार्ड जी, मिले। जी। आपने ऐसा क्यों करा? जी, आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि 2021 आपने जैसे कि बताया कि मैंने तब तक 15 अवार्ड जीते थे या फिर मैंने जो भी टाइटल्स वगैरह जीते मॉडलिंग में, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं वो मेरी मेहनत कम है, कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ के लायक नहीं बनी हूँ। हर कोई इस चीज़ को पाना चाहता है, पर मुझे लगता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप उसके लिए इतने सक्षम हो जाए। जी, जब मुझे लगा 2022 में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आई, चाहे मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड हो, चाहे मुझे राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार हो, काफ़ी सारी मुझे ऐसी चीज़ें जो मिली, तब मुझे लगा कि नहीं, हाँ, अब मैं ये अवार्ड को रिसीव कर सकती हूँ, अब मैं इस अवार्ड के लायक हूँ। जी, तो मेरा ठुकराने का यही एक मुद्दा था कि नहीं, मैं अभी तक इसके लायक नहीं बनी, मुझे और मेहनत करनी है। जी। अब जब आप सफल हो चुकी हैं और उसके बाद जब अपने गृह क्षेत्र में जाती हैं डूंगरपुर में, क्योंकि जब आप सफल हुई तो मुख्यमंत्री जी ने भी आपको बुलाकर, जी, शायद कल 1 वर्ष हो जाएगा आपको मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान दिए। जी, 6 मार्च की वो बात थी, जी। 6 मार्च 2022 को आपको जी, मुख्यमंत्री जी ने सम्मान भी दिया था। और उसके बाद जब आप उदयपुर आई तो कलेक्टर साहब भी, प्रशासनिक अमला आज की तारीख में उदयपुर का इतना स्ट्रांग है और इतना लोगों के प्रति सजग है कि वो भी चाहता है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की कोई भागीदारी रहे। कलेक्टर साहब द्वारा आपको एक भूमिका दी गई कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कम है, जो आदिवासी एरियो में लिंगानुपात कम है, क्योंकि अगर उदयपुर अंचल की बात की जाए तो यहाँ पर अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखी जाए तो 8 विधानसभाएं लगती है, जिसमें से 5 विधानसभाएं आदिवासी बहुल्य है। जी, जी, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में वहाँ पर लिंगानुपात की समस्या रहती है। पुरुष की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है, क्योंकि या तो बच्ची होती है तो उसे अलग अलग तरीकों से उसको मार दिया जाता है या कोख में ही उसको खत्म कर दिया जाता है। इन सारी समस्याओं से आपने निजात पाने के लिए क्या प्रयास करें और आगे की क्या योजना है? जी, अगर आप देखें कि जब मुझे इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कि सेव द गर्ल चाइल्ड, लिंगानुपात अगर आप देखें कि वो आज का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर हम हमारी उदयपुर की बात करें और अगर विशेषकर अगर हमारे ग्रामीण की बात करें तो आज भी वो जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि लिंगानुपात की जांच कराना, उसके बाद बेटी अगर है, वैसे तो ये जांचें नहीं होती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से ऐसी चीज़ें होती है, यहाँ नहीं होती है तो बाहर होती है। और बेटियों को गर्भ में ही बहुत बड़े स्तर पे मारा जाता था। हमने उस चीज़ के चलते हुए काफ़ी सारी प्रयोगशाला करी, काफ़ी सारी हमने ऐसी योजनाएं बनाई, क्योंकि सरकार की ऑलरेडी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए योजनाएं हैं। माननीय कलेक्टर महोदय का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया और कहीं ना कहीं एक ही मुहिम को लेके हम चल रहे हैं। मैं समस्त आज भी मेरे उदयपुर वासियों को, मेरे ग्रामीण वासियों को हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि अपनी बेटियों को मारे नहीं, अपनी बेटियों को आगे बढ़ें, क्योंकि हमारी भारत की जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रथम नागरिक, वो भी एक महिला है। अगर आज आपके समक्ष एक आदिवासी बेटी इस तरह से आगे बढ़ सकती है तो क्या पता कल को आपकी भी बेटी आगे बढ़ेगी। जी, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए करने वाले हैं जी, और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं हमने वो बदलाव पूरा किया है। कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं कि जो बेटियों के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। आप उनके संपर्क में भी रहती हैं, उनके साथ कार्यरत भी हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में ऐसी कोई स्थिति आएगी कि हम लिंगानुपात में भी एक दूसरे के बराबर होंगे और महिला जो अपने आप को आज भी महिला, कल हमने बहुत सारी लेडीज से बात करी, बहुत सारी औरतों से बात करी, तो उन्होंने कहा महिला पूरा एक पैकेज है। जी, पुरुषों से ज़्यादा क्षमताएं महिलाओं के अंदर होती, वो घर भी संभाल सकती है और सबसे बड़ी बात है कि महिला जननी है। जी, किसी नव जीवन को देने का अधिकार सिर्फ महिला के पास है। तो महिला, हनुमान जी भी जो थे उन्हें भी अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था। उन्हें जब उनकी शक्तियों का एहसास कराया गया तब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं उठ सकता हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है कि, और फिर पूरा इतिहास अपने सामने है कि उन्होंने पूरी स्वर्ण की लंका को जला दिया।
आपको भी शायद वही भूमिका दी गई है कि आप उन महिलाओं के अंदर की शक्ति को उन्हें जताएं जी कि आप में क्या शक्तियां हैं। क्या आने वाले 5 सालों में आप इस मुकाम पर होंगे कि आप उन्हें उनकी शक्तियों से पूरी तरह से अवगत करा पाएंगे? जी, आने वाले 5 साल तो किसने देखे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि आपका हर क्षण, हर वो समय, अगर आप महिलाओं के लिए, अगर बेटियों के लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं अगर किसी एक की भी अगर जीवनी अगर आप बदल सकते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम होगा। चाहे मैंने अपनी ज़िंदगी में राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने भी मुकाम पाए हो, पर अगर मैं किसी बेटी की जान बचा पाऊँ या मैं किसी महिला की जीवनी बदल पाऊँ, तो मुझे लगता है कि मेरी वो सबसे बड़ी सफलता होगी। 15 अलग अलग या 15 से ज़्यादा देशों में आप अलग अलग जगह जाके आई, वहाँ की अलग अलग संस्कृति देख के आई आप, और हिंदुस्तान की संस्कृति से भी उन्हें आपने अवगत कराया होगा। वहाँ की सोच में और यहाँ की सोच में क्या फ़र्क पाती हैं, और वहाँ की महिलाओं की स्थिति में और यहाँ की महिलाओं की स्थिति में क्या फ़र्क है? जी, अगर हम पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो मुझे लगता है कि विदेशों में एक चीज़ है कि वहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो उसको 13-14 साल की उम्र में ही बोल दिया जाता है कि तुम खुद जाओ, तुम खुद कमाओ, खुद करो। क्योंकि हम एक भारत के निवासी हैं, हमें पता है कि हमारे लिए जो अपने माता पिता का जो प्रेम है, वो इतना आसानी से अपने बच्चे को बोलते हैं ना कि हमारा जिगर का टुकड़ा है, तो हम अपने बच्चे को इतना फ्रीडम नहीं दे पाते हैं। हम कहीं ना कहीं उसको अपने घर की चार दीवारी में और वहीं पे जकड़ लेते हैं कि नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं। तो मुझे लगता है कि विदेशी संस्कृति को अपनाने के बजाय हमें उनसे ये अपनाना चाहिए कि किस तरह से हम हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, किस तरह से हम हमारे बच्चों को सिखाएं कि देखो विदेशों में ये चीज़ की जाती है कि आप खुद आत्मनिर्भर बनो और कितना जल्दी बनो। तो हमें लगता है कि विदेशों से हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। जी, आपने फिल्म धड़क में भी आपने काम करा, आपने अपना अभिनय का प्रदर्शन करा, और उसके बाद जो पहली बार आप डूंगरपुर गई, माता पिता की आंखों में कैसी चमक थी, और आसपास के लोग जो उस समय आपके माता पिता को ताना बाना कसते थे, और कई लोगों ने आपको भी बोला होगा, ऐसी बात नहीं है, उन लोगों को कैसे आपने करारा जवाब दिया? क्योंकि आपने करारा जवाब तो दिया है, और एक फिल्म का डायलॉग है कि करारा जवाब मिलेगा। कैसा जवाब आपने दिया? आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है और ये एक सच है। मतलब मैं इस चीज़ को नकार नहीं सकती हूँ। जब मैंने मॉडलिंग करी थी, जब मैं मॉडलिंग की शुरुआत करी थी, 2016 की बात है, जब पहली बार मेरे पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और वो मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर था, क्योंकि जो मैंने चीज़ें कभी नहीं देखी थी वो भी मैंने मेरे पापा के कैंसर के समय देख ली। मैंने देखा कि किस तरह से रिश्ते बदलते हैं, किस तरह से लोग बदलते हैं। चूँकि मेरे पापा बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनका नाम राम है और वो राम की ही तरह है कि जहाँ भी देखो एक धर्म सेवा करना, और हर किसी के लिए कुछ भी वो करने के लिए आधी रात में भी तैयार हो जाते थे। पर जब मेरे पापा को कैंसर हुआ तो मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पापा ने चूँकि कुछ रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को पैसे दिए होंगे। तो चूँकि कैंसर इतनी कोई छोटी बात तो है नहीं, HCG कैंसर सेंटर अहमदाबाद में हम लोगों ने उनका सब कुछ जाँच कराई थी और वहीं भी उनका ऑपरेशन होना था। तो अचानक से इतने पैसे भी नहीं आ जाते हैं कि हम किसी चीज़ को इतने लाखों रुपए दे दें, कर दें। तो जब पापा की तबीयत खराब हुई, कैंसर हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि आप लेट ना करते, 1 हफ्ते में उनका ऑपरेशन कराएं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो रिश्तेदारों को पैसे दे रखे हैं, और मम्मी ने बात करी, उनसे पैसे मांगे कि नहीं आप दीजिए। तो वो चीज़ें वैसी थी कि देना तो बहुत दूर की बात है, किसी ने 1 भी रुपए की मदद नहीं की। और ये एक सबसे बुरा और सबसे अच्छी चीज़ एक जो बोल सकते मैंने मेरी लाइफ में सीखी। और उसी समय में मेरे मॉडलिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, मैं कर भी रही थी, और काफ़ी सारे शोज़ भी उस समय मैंने जीते थे, क्योंकि मैं 2012 से मॉडलिंग में हूँ। तो तब मैंने ठान लिया कि मैं इतना सफल होकर बताऊंगी कि आज ये जो लोग बदल रहे हैं, आज ये जो लोग हमें पैसों के लिए, जिसके लिए मेरे पापा ने उन्हें दे रखे हैं, वो वापस देने को भी इनकार कर रहे हैं, तो मैं वो दिन लाऊंगी कि ये लोग मेरे से बात करने को भी तरसेंगे। तो मेरी मेहनत, मेरे माता पिता का आशीर्वाद और भगवान की आशीर्वाद से आज वो दिन आए कि जब वो लोग मेरे माता पिता को कॉल करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि दिव्यानी जी से एक बार बात हो जाए, दिव्यानी जी से एक बार मिलना हो जाए। तो आज मैं मिल लेती हूँ। मैं इतनी बड़ी अपने आप में नहीं बनी हूँ कि मैं किसी के लिए इतनी कठोर बनूँ, पर हाँ, वो मेहनत करके दिखाई है कि आज
जो लोग मेरे को ताना बाना कसते थे, आज वो लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। जी। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप जीवन में कोई ना कोई मुकाम हासिल करेंगे, क्योंकि आपकी आंखें ऐश्वर्या राय जैसी और आपकी शक्ल सुष्मिता सेन जैसी है। बहुत और बहुत धन्यवाद। हमें अगर आप इंतजार ना कराएंगी तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और इस महिला दिवस पर महिलाओं के लिए कुछ विशेष संदेश, क्योंकि आपकी हम उम्र ऐसी बहुत सी महिलाएं, बहुत सी युवतियां हैं जिनके अंदर, क्योंकि हुनर देखो सबके अंदर होता है जी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना हुनर के इस संसार में आया। जी या तो वो उसको पहचान नहीं पा रहा, या फिर उसके माँ बाप द्वारा या समाज के ताने बाने की वजह से वो लोग इससे दब कर रहते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपनी लीग से हटकर, मतलब अपने समाज की भ्रांतियों से हटकर आपने एक नया मुकाम बनाया। और आज भी अगर हम बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को सेफ इंडस्ट्री नहीं माना जी। जाता। ऐसे समय में आपके माँ बाप की सोच को भी सलाम है कि ऐसी ब्रॉड सोच उन्होंने रखी। आपके गुरु, आपने जैसा पूर्व में बातचीत में बताया कि आपके गुरु रहे राजेश जी शर्मा, जी। उन्होंने भी आपको काफ़ी समर्थित किया एज ए जी। गार्जियन। जी और राजेश जी को हम विगत 20 सालों से हम जी, जानते हैं, और बिल्कुल। डांसिंग के क्षेत्र में और मॉडलिंग के क्षेत्र में उन्होंने कई प्रतिभा इस उदयपुर जी। शहर को जी। दी है। उनमें से आप भी एक हैं। और उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, स्पष्ट संदेश कि वो क्या कर सकती हैं। और जैसे आपने शुरू में बताया था कि आपकी जिद थी, आपने जिद करी कि नहीं मेरे को करना है और मैं करूंगी, जी तो जिद के आगे माँ बाप भी झुके। ऐसा वो क्या कर सकती है कि वो भी अपने के अंदर के हुनर को दबाए नहीं, उसे निखारे, तो वो भी जीवन में कुछ नया आयाम पा सकते। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वरिष्ठगण महिलाएं, मेरी हम उम्र बहनें और मेरे से छोटी मेरी बहनें, मैं सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि जब आपने कुछ हुनर है तो उस हुनर को पहचानो और अपने आप को किसी से कम मत समझो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, जब कोई लड़की अगर ठान लेती कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, तो मैं अपने आप को लेके बता सकती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महिला नहीं कर सकती, जो बेटी नहीं कर सकती। मतलब इतिहास गवाह है कि बहुत बड़े बड़े युद्ध भी हमारी जो झांसी की रानी थी उन्होंने लड़ा और जीता। हमारी कल्पना चावला जो थी, जो प्रथम महिला थी जो स्पेस पे गई, तो क्यों हम लोग नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने ही इतिहास को रचा है और इतिहास को बदला है। तो मैं चाहती हूँ और सबसे निवेदन भी करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आगे आइए और हर गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, अपने सपने के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा और आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक नारा है, इस नारे को सिर्फ बोलने में ना रखें। इतना सक्षम बने कि आज आप कुछ बन जाएंगे तो आप दूसरों को सक्षम कर पाएंगे। हमारी विशेष मुलाकात थी देवयानी जी कटारा से। और अगर आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड अगर राजस्थान के अंदर पहली किसी महिला ने जीता है तो वो देवयानी जी कटारा है। सामाजिक क्षेत्र में भी अग्रणी है और लिंगानुपात को सुधारने के लिए कलेक्टर साहब द्वारा जो इनको जिम्मेदारी दी गई उसका पूर्णतः निर्वहन कर रही हैं। और मुख्यमंत्री साहब द्वारा कई बार सम्मानित हो चुकी हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इनका सम्मान हो चुका है। और शायद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप जज भी रही हैं एक बार। जी हाँ, मैं हाल ही में गई थी। जी, वो शायद हम आपको बताना भूल गए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जज भी रही और इन्होंने भारत का मान विदेशों में भी बढ़ाया है। कोटि कोटि धन्यवाद इनका। और उदयपुर न्यूज़ इनके जज्बे को सलाम करता है। और जिस उम्र में, जिस कम उम्र में इन्होंने ये सब मुकाम हासिल करा है, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय परिषद भी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाए, ऐसी हमारी आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत कामना। बहुत धन्यवाद।